गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेटे हम अपनी व्याकरण शुरू कर रहे हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है वाच्य। आज हम वाच्य के बारे में चर्चा करेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि 8th क्लास में आपको वाच्य करवाए गए थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास बड़ी होती जाती है तो हम उन बिंदुओं को, उन टॉपिक्स को थोड़ा और गहरे से सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती है हमारी बुद्धि का विकास भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसी आधार पर आपने देखा होगा कि जैसे बेटे आप संज्ञा शब्द को पढ़ते हैं या संज्ञा की परिभाषाओं को पढ़ते हैं, सर्वनाम को पढ़ते हैं, वो तीसरी चौथी क्लास से शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं विषयों को आप 9वीं 10वीं तक आकर 8वीं तक आकर पढ़ते हैं तो उनमें गहराई आनी शुरू हो जाती है, अर्थात वो डिटेल स्टडी में परिवर्तित हो जाते हैं आपके। ऐसे ही है आपका वाच्य, जिसको आप अंग्रेजी में वॉइस के रूप में पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपको ध्यान आ गई होगी सारी बातें। अगर हम इसको हिंदी के हिसाब से पढ़ें तो हिंदी में जैसे कि भाषा की अगर हम बात करें तो अलग अलग भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो हिंदी की अपनी विशेषता होती है। उसी विशेषता को ध्यान में रखकर आज हम अपने वाच्य को पढ़ेंगे। वाच्य शब्द का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ है वाचन। वाचन होता है मुंह से कोई चीज बोलना, वाचन करना। जैसे आपने देखा कविता वाचन, ठीक है, मतलब हम कविता उच्चारण कर रहे हो, कविता को बोल रहे हैं। अथवा बोलने का विषय, अर्थात हम किस विषय पर बोल रहे हैं, वाच्य का अर्थ यही होता है, वाचन अथवा बोलने का विषय। अब आइए इसकी परिभाषा क्या है, हम इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया का जिस रूप, हम क्रिया की बात करें बेटे, क्योंकि कोई भी वाक्य हो तो उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। काम को करने वाला कर्ता, उसके साथ कर्म होता है, उसके बाद होती है क्रिया। ये क्रम भी यही होता है हमारा। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और शुद्ध वाक्य लिखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, फिर अगर वाक्य में कोई कर्म है तो हम कर्म प्रयोग करते हैं, अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये सीक्वेंस होता है हमारा। अगर हम उलट पुलट कर दे तो वो वाक्य का चमत्कार, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है और अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मोहन विद्यालय जाता है, कर्ता पहले आ गया, क्रिया बाद में आ गई। अगर मैं कहता हूँ जाता है विद्यालय मोहन, अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है हमारे सामने, अर्थात वही अर्थ है। लेकिन ऐसे तो एक भाषा के जो एक नियम है वो टूट जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हर भाषा के एक नियम बना लेते हैं कि पहले हमें यही करना चाहिए। इसलिए हमने नियम क्या बना रखा, पहले कर्ता है, अगर कर्म है तो बीच में कर्म आएगा और अंत में क्रिया आती है। तो दोबारा समझें, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वह वाच्य कहलाता है, अर्थात उसे हम वाच्य कहते हैं। मतलब जब कोई आदमी कोई सेंटेंस बोलता है, उस सेंटेंस में विषय, विषय टॉपिक क्या है उसको बोलने का, वो कर्ता की बात करना चाहता है, हमारे सामने काम को करने वाला है, या उसके द्वारा किए गए कर्म की इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता है, या भाव, भाव का मतलब होता है क्रिया, जिसको आप वर्ब कहते हैं, ये वो क्रिया की इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता है। अर्थात उसी आधार पर हम वाच्य के अलग अलग भेद भी करते हैं, इसी को हम वाच्य कहते हैं। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई सेंटेंस लिख देता है या हमसे बोलकर बातचीत कर रहा है, उस वाक्य में वह कर्ता की बात करना चाहता है या कर्म को इम्पोर्टेंस देना चाहता है, उसको महत्वपूर्ण दिखाना चाहता है, या उस आदमी की क्रिया को इम्पोर्टेंट बताना चाहता है, यही वाच्य कहलाता है। अर्थात बोलने के ढंग से ही हमें पता चल जाता है। अब जैसे बेटे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप देखिए, आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं इसको। अशोक लिख रहा है, आपको वाक्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखिए, इस उदाहरण में लिखने का मुख्य विषय अशोक अर्थात कर्ता है, इसलिए यह
कर्तृवाच्य है, अर्थात कर्तृवाच्य का ये एग्जाम्पल है। कहने का मतलब क्या है, अब मैं इस वाक्य को रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से समझना। अशोक लिख रहा है, क्या मोहन लिख रहा है, या रवि लिख रहा है, या सोहन लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा है। जिस आदमी ने इस वाक्य को लिखा है, ये तो हम लिखकर बात को समझ रहे हैं, क्योंकि हम लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आज। अगर हम मौखिक रूप में हम बात कहें, मान लो क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, अरे सभी बच्चे तुम तो आराम से बैठे हो, लेकिन अशोक लिख रहा है, मतलब अशोक काम कर रहा है। तो जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसने अशोक के तरफ इशारा किया है, अशोक के बारे में वो बताना चाहता है। अर्थात उसकी जो वॉइस है, उसका जो वाचन है, उसका जो बोलने का ढंग है, उसका जो बोलने का टॉपिक है, विषय है, वो अशोक है। अर्थात वो अशोक की बात ही हमारे सामने कर रहा है। और जिसमें अर्थात कर्ता की बात होती है, वो हमारा कर्तृ वाच्य होता है। कर्तृ बेटे जिसमें कर्ता की प्रधानता, वाच्य होता है बोलने का ढंग। अर्थात इस वाक्य में कर्ता की तरफ इशारा किया गया है, कर्ता को इम्पोर्टेंट बताया गया है। अब इसको और ध्यान से समझें। अशोक लिख रहा है, अशोक लिख रहा है, यहाँ पर लिखने की बात नहीं हो रही है, उसकी क्रिया की बात नहीं हो रही है, वर्ब का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपितु कर्ता की ही बात हम कर रहे हैं। अर्थात अशोक लिख रहा है, हम अशोक को फोकस कर रहे हैं अपनी तरफ। तो बेटे जिस वाक्य में कर्ता को फोकस किया जाता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर आपका कर्तृवाच्य होता है। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। भाव यह है कि वाच्य क्रिया के जिस रूप में उसके मुख्य विषय का ज्ञान होता है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप में उसके मुख्य विषय कौन है, यहाँ पर मुख्य विषय है, यहाँ पर करता है। अर्थात अशोक लिख रहा है, क्योंकि हम अशोक की ही बात कर रहे हैं। हमारी बात कहने के ढंग में या लिखने के ढंग में हमने अशोक की ही बात की है, किसी लड़की की बात नहीं की है, किसी अन्य लड़के की बात नहीं की है, और कुछ और भी हम नहीं कहना चाह रहे हैं। अर्थात हमारा जो वॉइस है, वाच्य है, वो अशोक को फोकस कर रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य है आपका। इसके बाद बेटा हमने वॉइस के, वाच्य के दो भेद मुख्य किए थे। एक था कर्तृवाच्य, दूसरा था अकर्तृवाच्य। लेकिन हमने क्या किया, स्पष्ट रूप से सीधे ही हम इसको तीन भेद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो भेद किए गए हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी हम कोई वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें तीन चीजें हमेशा मुख्य रहती हैं। एक तो कर्ता है, दूसरा कर्म है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, अगर बेटे वो अकर्मक क्रिया तो कर्म नहीं होता, लेकिन वाक्य में कर्म की हम उम्मीद करते हैं हमेशा। तीसरा है भाव, भाव अर्थात क्रिया उसकी। अर्थात जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, तो ये तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती है। अगर बेटे मैं वाच्य से हटकर आपको एक थोड़ी सी और बात स्पष्ट करने की कोशिश करूं, तो सबसे जरूरी वाक्य लिखने में जो चीज होती है, वो सबसे जरूरी हमारी क्रिया ही होती है। क्योंकि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं लिखा जाता, अर्थात वो पूर्ण नहीं होता है, अर्थात वह पूरा अर्थ हमारे सामने प्रकट नहीं करता है। कैसे? अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल था हमारा कि अशोक लिख रहा है। अब मान लो मैं इतनी बात कहूं, अशोक लिख, और मैंने आगे कुछ नहीं कहा, तो आप देखेंगे कि अर्थ पता ही नहीं है, अशोक लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, आपके मन में एक डाउट बनाओ, क्योंकि हमने बात पूरी नहीं की है। अगर मैं कहता हूँ कि अशोक, तो अशोक ये पेड़ का नाम अशोक है, या किसी लड़के का नाम है, या किसी बुजुर्ग का नाम है, या अशोक कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं, या अशोक सम्राट के बारे में हम कहना चाहते हैं। अर्थात कर्ता के लिखने से हमारे सामने वाक्य का अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है, हमने क्रिया का प्रयोग कर दिया, लिख रहा है। अर्थात अब समझ में आ गया कि अशोक कोई राजा नहीं है, कोई पेड़ का नाम नहीं है जहाँ जिसको हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। अशोक कोई लड़का है, कोई बूढ़ा भी नहीं है, क्योंकि बूढ़े को लिखने की शायद अब जरूरत नहीं है, बच्चा लिख सकता है अपने काम के हिसाब से। इसलिए वाक्य में क्रिया सबसे जरूरी होती है। कई बार बेटे जब आप क्लासरूम में भी होते हैं, तो हम क्रिया के माध्यम से ही अपनी बात पूरी कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बात को।
मान लीजिए आपका नाम है मोहन। आपने टीचर से कहा, सर क्या मैं पानी पीने के लिए कक्षा से बाहर जा सकता हूँ? सर मैं पानी पीने के लिए क्या कक्षा से बाहर जा सकता हूँ? आपने अपनी बात पूरी कह दी। अंग्रेजी लैंग्वेज यूज की है चाहे आपने हिंदी भाषा यूज की है, कोई अंतर नहीं है उसमें। कई बार टीचर क्या करते हैं कि मोहन तुम पानी पीने, उन्होंने ऐसी बात कह दी, आगे नहीं कहा, तो आप डाउटफुल रहेंगे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि अध्यापक ने अपने वाच्य में, अपने बोलने के ढंग में क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन कई बार वो क्रिया से ही पूरा वाक्य स्पष्ट कर देता है। मान लीजिए मोहन ने कहा है सर क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूँ, और अध्यापक ने उसको कहा है जाइए या जाओ। इसका मतलब क्या है, मोहन तुम पानी पीने चले जाओ। लेकिन उन्होंने ये सारे शब्द प्रयोग नहीं किए हैं, उन्होंने एक क्रिया प्रयोग किया जाओ। तो जाओ का मतलब बेटे पूरा वाक्य ही अपने आप में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जाओ का मतलब यही है कि मोहन तुम पानी पीने चले जाओ। तो बेटे वाक्य में सबसे जरूरी क्रिया होती है, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य हम पूर्ण नहीं मान सकते हैं और ना ही उसको पूर्ण अर्थ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटे वाच्य के इस आधार पर 3 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अर्थात जब हम अपनी वॉइस, जब हम कोई सेंटेंस मुंह से बोलते हैं, तो हम अगर कर्ता की तरफ इशारा करें, किसी व्यक्ति या पशु पक्षी की तरफ इशारा करें, मैंने कहा कि कौवा काव काव कर रहा है, तो मैं कौवे की बात कर रहा हूँ। कौवा यहाँ पर करता है क्योंकि काव काव करने की क्रिया वही कर रहा है। तो इसलिए इस वाक्य में कर्तृवाच्य है, अर्थात कर्तृ का इशारा हमारी बात में किया जा रहा है, हम कर्ता की ही बात करना चाहते हैं। दूसरा है बेटे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हमेशा ही कर्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसमें कर्ता को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, उसकी क्रिया की तरफ भी हमारी बातचीत में इशारा नहीं होता है, अपितु हम उसके कर्म की तरफ ही फोकस करते हैं। हमारा जो बोलने का बिंदु होता है, जो मेन पॉइंट होता है, वो कर्म को बताना ही होता है। तीसरा होता है जब हम कर्ता की बात नहीं करना चाहते अपनी बातचीत में, कर्म की बात भी नहीं करना चाहते हैं अपनी बातचीत में, अपितु हम करते हैं क्रिया की बात, क्रिया को इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हम दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारा भाववाच्य होता है। अर्थात जो हमारी वॉइस है, हमारा जो बोलने का ढंग है, उसमें हम क्रिया की ही बात करना चाहते हैं, क्रिया को ही आपके सामने लाना चाहते हैं, ताकि आप क्रिया को ही समझ पाएं, कर्ता और कर्म की तरफ आप समझने की कोशिश ना करें। तो बेटे ये हो गए आपके वाच्य के हमारे जो 3 भेद होते हैं। अब हम अपना पहला बिंदु शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य वाच्य का पहला भेद है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी अगर हम इसको व्याकरण की दृष्टि से साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करें? जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को वक्ता द्वारा, वक्ता जो बोलने वाला आदमी है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं इस समय। जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को वक्ता द्वारा महत्व दिया जाता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। ठीक है जी। अर्थात जब कोई आदमी अपनी बात कहता है और वो कर्ता की इम्पोर्टेंस अपने सेंटेंस में हमारे सामने लेकर आता है, तब वहां पर कर्तृवाच्य ही होता है। कैसे? देखिए आगे इसके कुछ विशेष नियम हैं, वो कैसे हैं। हिंदी में कर्तृवाच्य के वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए बेटा, कुछ लिखवाऊंगा मैं आपको, वो लिखने की कोशिश करें आप। आप लिखें अपने कॉपी पर अकर्मक क्रिया, आप पीपीटी से देख के लिख सकते हैं। उसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ के लिखिए सकर्मक क्रिया। आपने लिख दिया होगा बेटा। अब इस बात को समझे, इसमें एक बात कही गई है कि जो कर्तृवाच्य वाले वाक्य होते हैं जिसमें हम कर्ता की बात करते हैं, उसमें हमारी क्रिया
अकर्मक और सकर्मक दोनों ही आ सकती हैं। अर्थात हम कोई बात कहते हैं वो अकर्मक क्रिया वाली बात भी कह सकते हैं, हम वह बात सकर्मक क्रिया वाला वाक्य भी अपने वॉइस के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अब इस वाक्य को आप अपनी कॉपी पर लिखिए। बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश करें। मैंने आगे लिखा है कि यह अकर्मक क्रिया है। अब सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन हमें होती है या पैमाना हमारे पास नहीं होता है नापने का कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है, इसलिए मैंने आपको दो शब्द लिखवाए थे अभी, अकर्मक और सकर्मक। जब हम वाक्य में यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, तो हम कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लिखिए क्या। आपने लिखा अभी बच्चे दौड़ रहे हैं। तो बेटे आप बच्चे के नीचे एक संकेत इशारा करके एरो लगा के ब्रैकेट में लिख दो क्या। अब वाक्य आपका क्या बन गया, ब्रैकेट बंद कर देना, बच्चे क्या दौड़ रहे हैं। अब इस वाक्य से आपको क्या लग रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि बच्चे क्या दौड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। अब मैं आपसे दूसरा वाक्य प्रयोग करता हूँ सेम इसी का, बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं। अब क्यों का प्रश्न करने से हमारे सामने उत्तर मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि सर आपने दौड़ लगवाई थी उनकी, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, या उनका कंपटीशन है वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके सामने बात आई, आपने उसका उत्तर भी दिया, प्रश्न भी बना, उसका उत्तर भी हमें मिल गया। लेकिन क्या इस वाक्य में हम क्या प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करने से अर्थ निकाल पा रहे हैं, प्रश्न बना पा रहे हैं, या हमें कोई उत्तर मिल पा रहा है। देखिए दोबारा से, बच्चे क्या दौड़ रहे हैं, क्या कहने से, क्या का प्रयोग करने से हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। अर्थात जब क्या का प्रयोग करने से हमारा प्रश्न सही नहीं बनता है और हमें उसका कोई सही उत्तर भी नहीं मिलता है, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे। मान लीजिए पेपर में आपके सामने कोई सेंटेंस है, वो आपकी लेसन में भी हो सकता है बेटे। मान लो आपने नेताजी का चश्मा पढ़ा है, बाल गोविंद भगत पढ़ा है, या प्रश्नोत्तर आपने नोटबुक में लिखे हैं। कोई भी वाक्य आप उठाकर देख ले, सभी वाक्यों से बने बेटे प्रश्नोत्तर भी, हमारे लेसन्स भी। उसमें हम क्रिया से पहले कर्ता के बाद में अगर क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अगर हमें उसका उत्तर मिलता है, प्रश्न ठीक बनता है, तो वो क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बनता है। वो अगर उत्तर नहीं मिलता है, प्रश्न भी ठीक से नहीं बन पाया था, तो वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। अब अगला एग्जाम्पल आप समझें बेटा। मोहन निबंध लिखता है। मैंने आगे लिखा है सकर्मक क्रिया। इसको आप अपनी कॉपी पर लिख दीजिए सेंटेंस को, मोहन निबंध लिखता है। लिखिए बेटा, मोहन निबंध लिखता है। अब आप क्या करेंगे, आप देखें, मैंने अभी कहा था कि हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की जब पहचान करते हैं, तो उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि कर्ता के बाद में और क्रिया से जस्ट पहले हम उसका प्रयोग करते हैं। अब आप क्या करें, लिखता है को अंडरलाइन कर लीजिए। आप अंडरलाइन कर लिया आपने, मोहन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब जो शब्द है निबंध, इसके स्थान पर या इसके आसपास आप लिखिए क्या। अब निबंध शब्द को आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या का प्रयोग करके एक वाक्य बनाया है। अब बोलिए आप इसको, मोहन क्या लिखता है। अब इसका मतलब है कि हमारा वाक्य सही बन गया है और हमारे मन में एक उत्तर की भी उम्मीद है।
मैंने जैसे कहा कि बेटा आप क्या लिख रहे हो, आप क्या कहेंगे, सर मैं क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ, सर मैं निबंध लिख रहा हूँ, सर मैं पत्र लिख रहा हूँ, सर मैं कविता लिख रहा हूँ। मतलब जो लिखना क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। क्यों? क्योंकि हमने जो मोहन के बाद और क्रिया से पहले, वाक्य हमारा मोहन निबंध लिखता है, हमने क्या किया, मोहन निबंध की जगह हमने क्या का प्रयोग कर दिया और क्रिया से पहले हमने क्या लगा दिया, मोहन क्या लिखता है। अब मोहन चाहे कुछ भी लिख रहा है बेटे, ऐसा कहने से हमारे सामने एक प्रश्न बन गया कि मोहन क्या लिखता है, और हमारे सामने उत्तर क्या है, मोहन निबंध लिखता है। उत्तर भी हमने जैसे दे रखा है। तो निबंध जो शब्द है बेटे ये कर्म है, अर्थात सारा फल निबंध के ऊपर पड़ रहा है। हमारा इशारा यहाँ पर कर्ता की तरफ है, लेकिन प्रश्न करने से हमें ये पता चल रहा है कि वाक्य में जो क्रिया है, लिखने की क्रिया होती है, वो सकर्मक होते हैं, क्योंकि क्या लिखने से उस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने आ जाता है। तो बेटे यही अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान होती है। तो अब देखिए मोहन क्या लिखता है, अर्थात मोहन निबंध लिखता है। तो बेटे जो सकर्मक, सकर्मक का मतलब बेटे जिसमें कर्म स होता है साथ में, जैसे आपके घर में ब्याह शादी का कोई बेटे कार्ड आता है तो वो इंग्लिश में लिख देते हैं विद फैमिली, तो हिंदी में हम क्या लिखते हैं, सपरिवार, मतलब परिवार के साथ। आप ऐसा समझ सकते हैं बात को। तो इसका मतलब क्या है, सकर्मक अर्थात जो कर्म के साथ है सेंटेंस, अर्थात जिस सेंटेंस में कर्म का प्रयोग किया गया है, अर्थात वो सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटे। तो अकर्मक का मतलब क्या, अ का मतलब होता है नहीं, जैसे हम कहते हैं कि सत्य है, सत्य शब्द के सामने हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया असत्य, तो सत्य का उलट बन गया। ऐसे ही अकर्मक का मतलब क्या हुआ, अ नहीं है जिसमें, कर्मक कर्म जिसमें, अर्थात जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात कर्ता है और क्रिया दो ही चीज उसमें है, कर्म है ही नहीं है। ऐसे ही बेटे अब देखिए तीसरा सेंटेंस है जो हमारा, वे आज घर जा रहे हैं। वे आज घर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो ये जो जाना क्रिया है ये अकर्मक में आती है। जैसे मैं कहता हूं कि तुम जाओ, तुम जाओ का मतलब है तुम क्या जाओ, मतलब कहाँ जाना है, अर्थात इसमें कर्म नहीं है। वे आज घर जा रहे हैं, तो घर है बेटे ये स्थान है, ये कर्म नहीं है उसका। आज है ये समय का बोध करा रहे, वो आज घर जा रहे हैं, कल घर नहीं जाएंगे, परसों घर नहीं जाएंगे, वो आज की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर्म नहीं है। अब मैं आपके सामने प्रयोग करता हूं, वे आज घर क्या जा रहे हैं, या आप कहें वे क्या जा रहे हैं। मैंने वे कर्ता हो गए बेटे, आज हमारे संज्ञा सर्वनाम वो कर्ता होते हैं हमारे। वे जो शब्द है वो हो गया हमारा कर्ता। कर्ता के बाद जा रहे हैं, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, ये है हमारी क्रिया। हमने क्या किया, बीच में आज और घर को हटा के क्या क्या प्रयोग कर दिया, और हमने लिख दिया वे क्या जा रहे हैं, नहीं प्रश्न बन रहा है। वे क्या जा रहे हैं नहीं बन रहा है, वे क्यों जा रहे हैं, क्यों से प्रश्न बन रहा है, क्यों से हमें प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो क्या से शुरू होता है, क्या का हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करने से हमें ये पता चल गया कि प्रश्न नहीं बन रहा है तो उत्तर भी नहीं बनेगा, तो ये क्रिया अकर्मक, इसमें कर्म है ही नहीं है, अर्थात जाने का कोई हमारा जो कर्म है उसमें है ही नहीं है। अगले में देखना ऐसे ही आप, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, बीच में लगा दे बच्चों को हटाकर क्या, अध्यापक क्या पढ़ाता है, अध्यापक बेटे कुछ भी पढ़ा सकता है, वो कहानी पढ़ा सकता है, वो निबंध पढ़ा सकता है। तो जैसे लिखना है, पढ़ना है, ये हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत इनको मानते हैं। तो बेटे मुझे लगता है कि वाच्य में कर्तृवाच्य उसके भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बारे में जर्नल डिस्कस करेंगे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अब जिसके मन में जो भी अब तक का डाउट है वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। पूछिए बेटा, अगर आपके मन में कुछ डाउट है या आपने कॉपी पर कुछ शब्द लिखा है, कोई वाक्य लिखा है, तो आप बेटा वो क्लियर करें मेरे सामने।